हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन से एचआर की और प्लांट मेंटेनेंस की। आम तौर पे बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि सर आप जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी साथ में इंगेज कर रहे होते हैं, इसकी क्या लॉजिक है? तो उसकी लॉजिक ये है कि आप चाहे एमएम मॉड्यूल देख लें, पीपी मॉड्यूल देख लो, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल देख लें, एफआई मॉड्यूल देख लें, जो भी आप मॉड्यूल देख लो, तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरलिंक में होते हैं, इंटीग्रेशन की होती है। तो जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा क्लास में कह चुका हूँ, आमतौर पर क्या होता है कि स्टूडेंट ये परसीव कर होते हैं कि अगर मैं एच आर क्वालिफाइड हूँ तो आई जस्ट हैव टू वर्क इन एच आर। ये बात भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर आपको उस मॉड्यूल की लॉजिक ही नहीं समझ होगी तो आप इस पर काम नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं उसकी प्लांट मेंटेनेंस की, तो प्लांट मेंटेनेंस में आपका जो वर्क सेंटर है उसमें भी एचआर इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन प्लानिंग में भी एचआर इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इन्वॉल्व है। तो इंटीग्रेशन जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, और एक और चीज़ जो आपके लिए मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट या बेनिफिशियल है, और वो है आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट आपने कैसे करना है? जैसे कि मैंने सेकंड लास्ट लेक्चर में प्लांट मेंटेनेंस वालों से कहा था कि आपने तकरीबन 5 या 6 प्लांट्स को डिफाइन करना है, और जब हमने उन प्लांट्स को मेंटेन की, जब हमने उन प्लांट्स को एसएमए में जाकर उसकी मेंटेनेंस की, तो उसकी असेसमेंट की, तो सिस्टम एरर दे रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट कंट्रोलिंग, देन वी विल एबल टू सेंड प्लांट मेंटेनेंस टू प्लांट। तो अब कंट्रोलिंग क्या होता है? बेसिकली कंट्रोलिंग आमतौर पे कॉस्ट कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डील कर होता है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एक चीज़ ज़रा आप प्लीज़ कंफर्म कर दें, चाहे प्लांट मेंटेनेंस वाले हों या एफआई वाले हों या जो भी हों, आप सब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम सुने? जी सर, बिल्कुल। जी सर। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ये तो इसके मुझे वो कंपोनेंट्स हैं, हम राइट? यस सर। जी जी। अब फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें तो उसमें दो चीज़ें आ रही होती हैं, बल्कि तीन चीज़ें आ रही होती हैं: रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। एम क्लियर? यस सर। जी जी। तो अब रेवेन्यू तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट से मतलब आ जाएगा। जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? आपके मटेरियल एक्सपेंसेस हैं, आपके लेबर कॉस्ट है, आपके ओवरहेड्स हैं, ऐसे ही ना वर्ड्स, ये तीन उसमें यस सर। बेसिक कंपोनेंट्स हैं। जी जी। तो जो मटेरियल कॉस्ट है, जितना भी आप रॉ मटेरियल परचेज करें तो आप इजीली उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब लेबर कॉस्ट में क्या होता है? जो आपकी डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है, इनडायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है, या जो मेंटेनेंस की लेबर इन्वॉल्व है, इनको आपने कितना पे करना है, कितना आपने इनको कितना पे करना है, और कैसे पे करना है, और इनकी जो सैलरी है वो कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, इनकी जॉब टाइप्स आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, और इनके जो रेट्स है, पेमेंट्स आपने कैसे देनी है। तो ये तमाम चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से परफॉर्म की जाती हैं। आई एम राइट? यस सर। जी क्या हाल है मिस्टर वलीद? ऐसे ही ना? जी सर, सही कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि प्लांट मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास 5 प्लांट्स हैं, तो 5 प्लांट्स में 5 प्लांट्स आपके, जिनको हम 5 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का नाम देंगे, तो एच आर के लैंग्वेज में हम उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? पूरा एक सिस्टम होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कहाँ पे हैं,
और फिर उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है, आप फिर जॉब जो डिफाइन आपने करनी है, पोजीशन कौन सी पोजीशन होनी है, क्या आपने सैलरी पैकेज देने, उनका वर्क स्ट्रक्चर क्या होगा, उनके जॉब आवर्स क्या होंगे, और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इसको हम कहते हैं इन्फो टाइप कहते हैं, एचआर की लैंग्वेज में। ये बात क्लियर? ठीक है। इन्फो टाइप Yes, sir. बिल्कुल इन्फो बिल्कुल टाइप सर। मीन डिटेल ऑफ योर एम्प्लॉयज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एम्प्लॉयज। मतलब कि आपने कुछ टर्म्स जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंड करने होंगे इसके अंदर। काम मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, और उस उन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से अ, कितने डेजिग्नेशन है सर, एग्जैक्ट, हाँ जी क्या बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कौन कौन से डेजिग्नेशन हैं, कौन से पोजीशन हैं, फिर उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, फिर उनका वर्क शेड्यूल क्या है, फिर आप उनको क्या पे करना है, कंपनसेशन क्या होगा, बाकी फ्री जो बेनिफिट्स वो आपने क्या परफॉर्म कर उनको कैसे देने, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी किसमें आती हैं, इन्फो टाइप में आती हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो इन्फो टाइप अभी हमने जो डिस्कस किया, ये हमेशा आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी बाहरी मशावत से आप उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना। यस सर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सबसे पहले तो यहाँ गिवन है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होती है? अच्छा, ये एक होते हैं पर्सनल, एक होते हैं पर्सनल, ये तो अलग है। Personal management is all about your employee। एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो भी डिटेल है, वो सब की सब आप कहाँ पे मेंशन कर रहे थे? पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, ये इसमें इन्वॉल्व। टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, आप उसका वर्क स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, उसकी मतलब के वर्क स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसकी शिफ्ट्स को डिफाइन करना है, और जो उसकी हॉलीडेज, जो करंट पब्लिक हॉलीडेज है, जो कैलेंडर ईयर, उसके मुताबिक आप डिफाइन कर रहे होते हैं उसको, उसकी अटेंडेंस है, उसकी एब्सेंस है, ये आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या कहते हैं, पे रोल। तो पे रोल में क्या होता है कि अच्छा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों को फिलअप करने के लिए आपको जो सोर्स डेटा है वो कहाँ से लेना होगा? कंसर्न डिपार्टमेंट से डेटा लेना होगा, राइट। और इसमें जो सबसे अहम चीज क्या होती है कि आपने ये देखना होता है कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स यू हैव डिफाइंड एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? अब इन तमाम डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। अकाउंटिंग में क्या कहेंगे? कॉस्ट सेंटर्स कहेंगे। और एचआर की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? इनको हम ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कहते हैं, जो डिपार्टमेंट से जो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब कॉस्ट सेंटर से क्या बना था आपकी? डिपार्टमेंट से। और डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट जो है वो एचआर को अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डाटा होगा, उस डाटा का जो मैनेजमेंट है उसको हम कहते हैं इन्फो टाइप कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो कि एचआर ने अपनी इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टूड? यस सर। जी सर। अच्छा, अब फिर उसके बाद रिपोर्टिंग आती है। रिपोर्टिंग तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक और यहाँ पे एक आजकल एक सबसे इम्पोर्टेंट, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं, सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। एसएफ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एसएफ। तो एसएफ यस, क्या चीज़ है? बेसिकली सक्सेस फैक्टर सर। सक्सेस फैक्टर है।
और ये एक कंप्लीट एचआर का एक जो है ना, क्या उसे कहते हैं, क्लाउड बेस एक एसएपी ने इसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। तो वो वो भी इसमें इंटीग्रेशन वो जहाँ से की जाती है, इंटीग्रेशन सर्किट प्रोसेसर फैक्ट्री वगैरह। तो आम तौर पे ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं सर जी ये ऐसा हमें डेट करना है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप मेहरबानी करें पहले ऐसे पढ़ने के बाद अपने कमांड को बिल्डअप करें एंड देन यू गो टू ऐसे। ओके, अच्छा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ मैं टर्म्स अभी आज आपको एक्सप्लेन किए, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट्स और उसमें तो आपने जो भी एससीपी के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ से आपने बकायदा, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। तो आपने ये देखना है कि जो भी आपने एससीपी के ऊपर वर्किंग करनी है वो आपने प्रोजेक्ट टाइप के हिसाब से वर्किंग करनी है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे अहम चीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि आपने कंप्लीट एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है और रोल आउट प्रोजेक्ट है, बाकी ये तमाम चीज़ें भी इंशाल्लाह आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो आप इसके मुताबिक अपनी वर्किंग जो है एससीपी के ऊपर परफॉर्म करनी है। ओके, तो लास्ट हमने काम कंप्लीट किया था कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग में जब आप आते हैं तो इसमें आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन, आता है ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलिटी कंट्रोलिंग एरिया वर्किंग, इसको हमने डिफाइन किया था। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड हायरार्की को डिफाइन किया था, नहीं किया था, लेट मी चेक प्लीज। अच्छा, एक चीज बॉयज प्लीज नोट कीजिएगा, बात मेरे पास चूंकि टाइम की काफी शॉर्टेज होती है तो मैं उस तरह से नोट्स को प्रॉपर नहीं डिफाइन कर सकता। आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जो मतलब इस सिनेरियो को आपने प्रॉपर रोड मैप के तौर पे उसको डिफाइन करना है। बेशक आपके पास एक बॉल पेन हो, डायरी हो, तो उसके ऊपर आप बनाने के मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि अभी मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, कॉस्ट सेंटर, why percent is important for all modules। फिर मुझे इसका आंसर दे सकते हैं, why cost center is important for all modules please। सर क्योंकि बेसिकली सब डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन है और वो क्योंकि सिंस इंटीग्रेटेड होते हैं डिपार्टमेंट्स, तो ये नेसेसरी है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। वेरी गुड। तो इसका आंसर ये है कि देखिए कॉस्ट सेंटर से क्या बनता है, कॉस्ट सेंटर का मतलब के डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी कॉस्ट यूटिलाइज की जाती है। ओके, तो अब मुझे ये बताएं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, एचआर डिपार्टमेंट के लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर एक्सपेंस एलोकेट करने, यू नो, मतलब कि बजटिंग होती है, सॉरी प्लानिंग होती है, फिजिबिलिटी बनती है, बजटिंग होती है, फिर बजट को आप एलोकेट कर रहे होते हो, फिर देन आप जो है पार्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि भाई आपने कितना प्लान किया था, कितना बजट किया था और कितना आपकी एक्चुअल जो कैलकुलेशन है, कितना एक्चुअल आपकी कॉस्ट यूटिलाइज हो चुकी है। तो आपका बजट तभी आप उसको प्रॉपर उसको मैनेज कर पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में कौन कौन से कॉस्ट सेंटर्स हैं, सॉरी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, कौन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कितना आपने कॉस्ट पे करनी है। जब तक आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं होगी, एक मैकेनिज्म नहीं होगा, यू कांट कंट्रोल एनी टाइप ऑफ expenses effectively। आई एम राइट? फाइनेंस में यहाँ यस से सर। राइट। होंगे। तो उसके लिए अब जैसे कि हम मतलब कि ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी के नेचर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 20 डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब 20 डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सपेंसेस है, ये तमाम रिकॉर्ड किसने मेंटेन करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स कॉस्ट सेंटर के मुताबिक। सेकंड, अगर हम बात करते हैं एचआर की, तो एचआर बेचारा इस वजह से भी मार खा जाता है क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट्स में मतलब एचआर का भी ये बताएं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां जिसका एचआर के साथ लिंक ना हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताएं प्लीज। कोई भी नहीं है। मतलब सब डिपार्टमेंट के साथ लिंक होता है, चाहे मैनेजर हो, डीएम हो,
जो भी हो, मतलब लिंक उसका ऑटोमेटिकली एचआर के साथ आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक और केस आपको बता दूं कि लेट्स से कि हमारे पास अभी माशाल्लाह से अकाउंटेंट है, एक फाइनेंस मैनेजर है, एक ऑडिटर है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम एक एचआर मैनेजर भी है। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जो कंसर्न पर्सन है वो एचआर से कहते हैं कि हमने इतनी लेबर को एंगेज किया हुआ है और इस लेबर की इतनी सैलरी बनती है, तो आप पहले इतना हमें उसका पेरोल जो है ना वो बना दें। तो एचआर अगर पेरोल बना के देता है ना अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, अकाउंट के आगे अप्रूवल लेता है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद उसको चेक इशू किए जाते हैं। तो ऑडिट आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने इतने एम्प्लॉयज हायर क्यों किए, क्या कहते हैं मिस्टर इकबाल, आप हमारे साथ एचआर ऑफिशियल है, प्रोफेशनल है, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं, ऑडिटर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने इतने हायरिंग किस बेस पे की, आपने बिल्कुल सर, उस केस आपने में हम यस आपने इतने हायरिंग किस बेस पे की, फिर आपने इतनी सैलरीज, इतने perks, इतने वो क्या उसे कहते हैं अलाउंसेस, किस बेस पे आपने ये इनको प्रोवाइड किए, किस बेस पे आप इनको दिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सवाल हो सकता है, ऐसे ही है। ये तो अगर आपके पास कोई इफेक्टिव आंसर ना हो तो यू कैन फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से अजीब सा सिस्टम चल रहा था, लेकिन दुनिया भर का जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चली होती है। अगर आपने एक पेयर को हायर किया, व्हाई डिड यू हायर दैट पेयर, क्यों आपने क्यों हायर किया, तो ये चीजें होती हैं कि मतलब के स्टैंडर्ड, चाहे मतलब कि आप एक डॉलर की बात हो, 1 लाख डॉलर की बात हो, जहाँ पे असूल होते हैं वहाँ पे आपसे पास पुछ की जा सकती है। तो उसका इफेक्टिव ये होता है कि आपके पास एक मैकेनिज्म हो, मैकेनिज्म क्या, आपके पास ये आपके पास ये डेटा हो कि भाई कितने डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं और उनके जेटीज क्या हैं, उनका वर्क शेड्यूल क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उनका टाइम शेड्यूल क्या है और उनकी बेसिक पे क्या है, उनके बाकी जो उनके जो हैं अलाउंसेस क्या हैं, ये तमाम जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप कैसे हायरिंग कर पाएंगे, बताइए मुझे इसका आंसर दें। सर डेफिनेटली इसके बगैर तुम नहीं कर सकते। और जनरली अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए भी तो एचआर अपने रिकॉर्ड्स में दिखाता है कि मतलब पोजीशन की रिक्वायरमेंट किस डिपार्टमेंट से आई, क्या उन्होंने साथ हमारे लिए इसकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके सारी चीजें रखी जी जी जी। जिसको हमने लेते हुए इतनी हायरिंग की है वगैरह वगैरह। हाँ जी। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपने जो भी डेटा मेंटेन करना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा मेंटेन करें, चाहे आप जो है रिक्रूटमेंट का डेटा आप मेंटेन करें, तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी यही इंफॉर्मेशन होगी, इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना। मतलब कि जैसे बता कि आपने हायरिंग करनी है, तो हायरिंग फॉर विच डिपार्टमेंट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर उनकी एक्टिविटीज कैसे मेंटेन करनी है, तो उसके बाद उनकी ये तो उसमें देते हैं ट्रीटमेंट में देते हैं, ये तो यहाँ पे आपका असल काम स्टार्ट किया जाता है। प्रोफाइल आपने कैसे उनकी मेंटेन करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, अप्रेजल आप कैसे परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट में उनकी शिफ्टिंग प्लान कैसे कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रहे होते हैं। मतलब ये जितनी भी चीज़ें अगर आप देखें ना, तो इनका एक ही इन तमाम चीज़ों का एक ही बेस होगी, आपके पास हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स यू हैव एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज यू हैव एंड देयर इन्फो टाइप्स, बस आप इसके अलावा कोई चीज़ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ओके, और फिर यहाँ पे आप देख लो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या होता है, जो अभी मैंने आपको मतलब कि वो बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कितनी वो है स्टाफिंग है या फिर उनके एम्प्लॉयज कितने, यहाँ तक के लिए एचआर डिपार्टमेंट, ये सर। पर्सनल कॉस्ट प्लानिंग, और ये तो मतलब पेंशन स्कीम, तो ये तमाम मतलब आपने अपनी अच्छा यहाँ पे एक और चीज़, कोई एक अहम चीज़ आप मैं बताता चलूँ, प्राइवेट सेक्टर का पेरोल और है और पब्लिक सेक्टर का पेरोल और है। ओके, ये आपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। तो सर एक एचआर, चीज बस काइंडली सॉरी सर मैं आपको काट रहा हूँ, ये कंट्रोलिंग का पार्ट है सारा सर, ये जो आप बता रहे हैं अभी। नहीं ये आपका पार्ट है, अभी मैंने जितनी बातें बताई ना आपको,
जी जी मैं जरा रीड करता हूँ। देखें, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट्स कौन कौन, सॉरी एचआर मॉड्यूल के अंदर डिपार्टमेंट कौन कौन से आपके पास है? पर्सनल मैनेजमेंट, आपके पास है टाइम मैनेजमेंट, आपके पास है पेरोल, ट्रेनिंग, इवेंट इवेंट ये तो बहुत इसके ये जो ना ट्रेनिंग नीड्स इसको आप मतलब लेस कर, पर्सनल, टाइम, पेरोल एंड ओएम, ये चार इंपॉर्टेंट हैं। ये चार असल आपके डिपार्टमेंट्स मॉड्यूल से या डिपार्टमेंट से। अब आप पर्सनल मैनेजमेंट में आते हो ना, पीएम में आते हो, इसमें क्या करना होता है? इसमें आपने करना है एडमिनिस्ट्रेशन है, रिक्रूटमेंट है, और टैलेंट है, और पर्सनल डेवलपमेंट। ये चार इसके तीन कंपोनेंट्स है या बेनिफिट्स, ये चार इसके वो कंपोनेंट्स है। अच्छा, अगर आप टाइम में आते हो, इसमें क्या होता है? शिफ्ट प्लान, शिफ्ट प्लान से वर्क शेड्यूल से, ये दो चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। पेरोल में आपकी पेरोल आती है, और उसके बाद आपकी ओएम के डिपार्टमेंट एंड उनका स्ट्रक्चर, सॉरी डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर और उनकी एम्प्लॉयज, चार। ओके, अब ये तमाम जो आपके एचआर के जो मॉड्यूल्स हैं, सॉरी एचआर मॉड्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें सबसे अहम चीज क्या होती है? यू मस्ट हैव नंबर ऑफ, यू मस्ट हैव डेटा ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर वन, एंड हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स यू हैव। ये दो चीजें आपको चाहिए। एचआर क्लियर? यस सर। आपको दो चीजें कौन कौन सी चाहिए? सर एक नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और वेरी उसके अलावा गुड, उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं आपके वो। बस ये दो चीजें चाहिए। अच्छा, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में आपको फर्दर क्या चाहिए? उनकी इन्फो टाइप चाहिए। एग्रीड सर। ओके, व्हाट इज इन्फो टाइप? द कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट? उसका नाम क्या वेरी है, गुड उसकी डिटेल क्या है, और उसने किस डिपार्टमेंट में काम करना है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, और उसका जो वर्क शेड्यूल क्या है, उसकी बेसिक सैलरी क्या होगी, उसकी जेडीज क्या होगी, और उसका वर्क शेड्यूल, हर चीज़ आपने उसकी जो भी मेंशन करनी है, उसको हम कहते हैं इन्फो टाइप कहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यहाँ तक क्लियर? जी जी सर। दूसरी जो मैंने आपसे कहा था, यू मस्ट हैव इफेक्टिव डेटा ऑफ योर डिपार्टमेंट्स। आपके पास कितने, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स यू हैव? लेट्स से कि आपके पास 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। इन तमाम डिपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट सेंटर्स कहते हैं। यहां तक क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इन दो एचआर के अंदर इन दो चीजों के अलावा कोई और चीज इसमें शामिल है तो मुझे बताएं। सर मेन यही दो चीजें लग रही हैं। मेन है ये दो, बाकी जो भी चीजें वो इनके वो कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। बिल्कुल अगर इन्हीं के इर्द गिर्द rotate करते हैं। एग्जैक्टली अगर बिल्कुल देखें ये मतलब कि आज आप जरा इसके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा, मतलब कि आप भी तो माशा से काफी समझदार हैं, प्रोफेशनल हैं। आप भी जरा देखें कि जो अभी मैंने जो आपको ये जो एक मेथड या जो एक आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन किए है, आप भी जरा देखें कि इन दोनों चीजों की और क्या चीज में आ सकती है। अगर बिल्कुल आएगी सर ना, बिल्कुल ठीक तो वो या एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएगी या डिपार्टमेंट्स की कैटेगरी में आएगी। क्या करें? है। ऐसे ही है। और सर एचआर का एक पार्ट रिक्रूटमेंट का भी आता है, वो भी इसी के अंदर कवर होता है। जाहिर सी बात है, रिक्वायरमेंट जो सबसे अहम चीज है भाई, आपने हायरिंग करनी है, तो हायरिंग किसकी करनी है? एम्प्लॉयज की करनी है, तो किस डिपार्टमेंट के एग्रीड लिए करनी है, वो भी इसमें शामिल है कितनी मैनेज है। है ना? बिल्कुल सर ठीक है समझ गया सर बिल्कुल आपने समझ गया। वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया। मीन टू से कि इस आज आपने ये काम करने के इसके अंदर जो भी ये टॉपिक्स गिवन है ना, ये पीएम, टीएम, पेरोल और ओएम, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स गिवन है, आप ये देखें उन कंपोनेंट्स में क्या ये दो चीजें के अलावा कोई तीसरी चीज है, तो वो आप मुझसे डिस्कस करें। सर ये तीसरी चीज आ गई,
मैं क्लियर कर समझ लेंगे। गया सर। गॉट इट, बिल्कुल ठीक है सर। ताकि मतलब देखिए बात ये होती है कि एक होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करना या मतलब ये चीजें ये ऐसी होती है वो ऐसी होती है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे काम कर लेता हूँ यकीन करें मैं ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है इसको फिलअप करना। ये पर्सनली कैसे बनता है ये कोई मतलब कि हालात जी का कर दिए बहुत आसान मतलब के चीज है। लेकिन सबसे पहले तो आप एज अ कंसल्टेंट आपका जो नॉलेज है वो वास्ट होना चाहिए ताकि आप एज से भी कंसल्टिंग के तौर पे अपने जेडीएस को इफेक्टिव परफॉर्म कर सकते हैं। अग्रीड सर, बिल्कुल। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपने इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम करना है। आपने ये देखिए यहाँ पे कहीं भी इंटीग्रेशन का भी आएगा तो ये देखिए इंटीग्रेशन इस पे भी आपने काम करने देखिए सामने आ गया। अब मैंने मतलब कि वो बाकी आपने इंटीग्रेशन के ऊपर काम करने तो सब में वो चीज लिखी हुई आ गई एसएपी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट ये है। देखिए माशाल्लाह से क्या है कि इत्तेफाक सीन बने। इंटीग्रेशन मतलब बात का ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा एक और चीज आपको मैं एक्सप्लेन ये भी कर दूं कि आपने अगर इन एरियाज पे काम करना है ना यहाँ पे डेटा एंट्री का तो उसको हम कहते हैं एंड यूजर वर्किंग। ओके। और जी एज अ सर। कंसल्टेंट पहले आपको एज अ होल आपको कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना होगा। फिर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी एक रोड मैप के मुताबिक वो कर दी। अब रोड मैप मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था हाउ टू डिफाइन रोड मैप। अग्रीड सर। ये फेसिस या रोड मैप आप देख लो। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होती है बिजनेस ब्लूप्रिंट होता है रियलाइजेशन होता है फाइनल प्रिपरेशन होती है गो लाइव होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उसकी पब्लिक सेक्टर की जैसे ओजीडीएसएल है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान रेलवे आ गया एजीपीआर आ गया एजीपी एजीपी है और एजीपीआर भी है। एजीपी आपका रिटेल जनरल ऑफ पाकिस्तान है एजीपीआर आपको कहते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ रेवेन्यू। यहाँ ये दोनों ये तमाम इदारे जो पब्लिक सेक्टर्स के हैं और यहाँ पे भी ये दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं क्या है डिपार्टमेंट कौन सा है एम्प्लॉयज कौन से एम्प्लॉय की डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अंडरस्टूड। और ये देखिए यहाँ पे अब जिसको थोड़ा सा डिफाइन करना होगा इसको मैं वापस लेके आता हूँ ताकि एक चीज आपको क्लियर हो जाए। अब देखें पब्लिक सेक्टर में आपको पता है कि वहां पे कम से कम 5,000 10,000 लोग काम कर रहे होते हैं। मे बी 20 करोड़ लोग काम कर रहे हैं ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन सब की जो पेरोल से जो भी उनका एचआर का जो डाटा है उसको मैनेज करना एक मतलब काफी एक हार्ड वर्क या एक हार्ड प्रोजेक्ट आप उसको कह सकते हैं। उसके लिए एसएपी ने क्या काम किया एक सेपरेट डोमेन डिफाइन कर दिए सेपरेट सॉफ्टवेयर डिफाइन कर दिए जिसको हमने नाम दिए एसएपी ससेक फैक्टर्स एम्प्लॉय सेंटर पेरोल। बल्कि यहाँ पे एक आता है एसएपी ईसीसी एम्प्लॉय सेंटर को अंडरस्टूड। और यहाँ पे क्या होता है कि आप उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी सेटिंग है ये इंटीग्रेशन की वो आप यहाँ पे कर लेते हैं। और वैल्यूज क्या होती है मैपिंग कैसे करनी है वेज टाइप प्रोसेसिंग क्या होती है एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कंट्री फाइलर फिल्टर इन्फो टाइप फिल्टर। तो ये तमाम चीज़ आपने इस पर फोकस करना होता है जी। एच आर यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर आपके। जी सर, बिल्कुल। अब जहाँ पे हम आते हैं फाइनेंस की तरफ आते हैं। अब फाइनेंस वालों का ये होता है कि पे फाइनेंस वाले आके यहाँ पे कोई मौजूद है तो प्लीज सर मुझे कंफर्म कीजिए फाइनेंस में कौन कौन यहाँ पे मौजूद है प्लीज। अच्छा तो अब देखें एचआर को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फाइनेंस का काम क्या होगा कि फाइनेंस ने भी ये देखना है कि भाई अगर एचआर ने 20 डिपार्टमेंट्स के तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज को हायर करना है तो उनकी सैलरीज वगैरह उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको मैनेज करने हैं। देखें ये एच ऐसे पे कंसल्टेंट कभी भी वन मैन आर्मी जो होती है ना वो क्या उसे कहते हैं वन मैन शॉट जस्ट लाइक दैट कोई एक है ऐसे काम नहीं होता आप एक टीम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो अब ये बताएं कि अगर फाइनेंस वाले अपना बजट ही उनको नहीं मतलब के उनके साथ शेयर नहीं करेंगे
तो एचआर कैसे किस बेस पे मतलब कि तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए जो एम्प्लॉयज को वो हायर कर सकेगा फिर उनको मैनेज कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कंप्लीट हर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है। आई जस्ट शो यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा, अब जितनी भी मैंने बात की, चाहे एचआर की हो या फाइनेंस की हो, तो उसके लिए आप ये जो एक रोड मैप है ना, इसको डिफाइन करना इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड हायरार्की क्या होता है, कंपनी का जो मैकेनिज्म होता है, यानी कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट कौन है, फिर उससे लोअर मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, फिर इससे उनके हायरार्की उनकी चेन बनी होती है। देन आपके पास आता है कॉस्ट सेंटर ग्रुप आता है। कॉस्ट सेंटर ग्रुप का मतलब क्या, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एक चार्ट आपका एक सेगमेंट और या ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, और ये इसके डिपार्टमेंट्स है, रिक्वायरमेंट है, हायरिंग है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये इसके डिपार्टमेंट से। एडमिन आपका एक सेगमेंट है, उसके ये सब उसके डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो ग्रुप में है ना, इसको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर ग्रुप। ये लोग जो है इनको हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। तो अब मतलब एक और चीज़ कैश 2023 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोफेशन के लिए कम्प्लीमेंट्री है कि तमाम कॉस्ट सेंटर्स को पहले डिफाइन करें, एंड देन उसकी जो भी एंट्रीज होंगी पेरोल की या एक्सपेंसेस की, तब वो उसको पोस्ट कर पाएगा, अदरवाइज पोस्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से एचआर ने भी अगर हायरिंग करनी है तो उसके लिए भी कम्प्लीमेंट्री होगा कि पहले तमाम डिपार्टमेंट्स को डिफाइन करें, उनके जो एम्प्लॉयज हैं फिर उसको डिफाइन करें, फिर ये जाके आपका बैक एंड एंड फ्रंट एंड जो डेटा वो एक्यूरेट आपका वो होगा, कॉन्फ़िगर होगा इंशाल्लाह। अंडरस्टूड? तो निश्चय। आज हम इसके ऊपर जरा काम करें। कम टू कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग organization and mention control area, can come to position और B01 और इसको आप सेट करें। देन आप सर इसको डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आपने देने SHOB01, आपने अपने कंपनी को यहाँ पे मेंशन करना है, एंटर, देन क्लिक ऑन यस, देन सेव, देन क्लिक ऑन यस, देन एंटर। come back again। अच्छा, क्लोज दिस वन, और उसके बाद आप आ जाएं, इसको आप क्लोज कर दें। डू यू रिमेंबर हमने ये वर्जन्स मेंटेन किए थे, मेंटेन वर्जन्स। वर्जन्स क्या होती है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि बस्टिंग होती है, प्लानिंग होती है, और फिर उसके बाद प्लानिंग होती है, बस्टिंग होती है, फिर एक्चुअल कैलकुलेशन होती है। ओके, तो एसएपी की लैंग्वेज में जीरो मीन, जीरो वर्जन मीन आपकी प्लानिंग भी है, एक्चुअल कैलकुलेशन भी है, वेरिएंसेस भी है, वर्किंग प्रोसेस भी है। तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट दिस एंड डबल क्लिक ऑन कंट्रोल एरिया सेटिंग, कीजिए कंपनी कोड और की 01। आपका कंपनी कोड और कंट्रोलिंग एरिया दोनों सेम होते हैं। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, दैट्स गुड। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपने डिफाइन लेजर फॉर कंट्रोलिंग वर्क। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग दिस थिंग्स, दिस एक्टिविटीज। इसकी लॉजिक ये है कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व ना हो, तो इसी तरीके से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ पे आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व ना हो। ओके, जहाँ पे कॉस्ट है उधर फाइनेंस है, जहाँ पे फाइनेंस है वहाँ पे कॉस्ट है, तो इस वजह से हमें ये चीज़ को प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। वर्जन 0, लेजेंड 0L, ये यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 0L लिखेंगे यहाँ पे। जब आप कोई भी डेटा पुट करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा,
आपने क्या करना है, ड्रॉप लिस्ट करना है यहाँ से, और इधर से भी 0L, सॉरी ये लिखना भूल गया था, ये ले एंड सेव इट। अच्छा, अब यहाँ पे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक पार्ट आ सकता है साहब, व्हाट इज 0L। तो 0L बेसिकली आपकी जो है ये वो होती है लीडिंग लेज होती है, ये एक अलग चीज़ है, ये इंशाल्लाह मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ओके, उसके बाद आप आ जाए, एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट सेंटर। कोई बता सकता है कि प्रॉफिट सेंटर क्या होता है प्लीज़? प्रॉफिट सेंटर आपका होता है वो जहाँ से आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो, जहाँ पे आपका रेवेन्यू आता है उसको हम प्रॉफिट सेंटर कहते हैं। तो प्रॉफिट सेंटर भी हमने डिफाइन करना है, इसको हम सेल्स डिपार्टमेंट कहते हैं। देन आप आ जाइए बेसिक सेटिंग्स, देन सेट कंट्रोलिंग एरिया, दिस इज इम्पोर्टेंट, एंटर। अच्छा, देन आप आ जाओ कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स, SHD सॉरी H क्या था, OB01, और यहाँ पे आपने देना है प्रॉफिट सेंटर कंट्री एरिया करेंसी। अब यहाँ पे करेंसी भी इन्वॉल्व है। अच्छा, आपको ये भी सवाल आ सकता है कि सर वाई करेंसी एरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर HR एंड अदर डिपार्टमेंट्स। तो उसकी लॉजिक ये है कि मे बी के जैसे कि पेप्सी का आप बात करते हैं, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल पे क्या होता है, आपकी डिफरेंट कंट्रीज में अगर आपके ब्रांचेस हैं तो वहाँ पे डिफरेंट करेंसी यूज़ होती है। फिर आपने जो एम्प्लॉयज़ को जो भी आपने इन्फो टाइप्स आपने कैलकुलेट करने, वो डिफरेंट करेंसी में भी आ सकती है, तो आपने इसको भी फोकस करना है। अंडरस्टूड? जी सर। सर ये जो अच्छा, PCTR 20 डिजिट आपने लिखा है, PCTR करेंसी 20, ये क्या है, इसका क्या लॉजिक है? ओके, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये क्या सेट OB01, और यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट सेंटर करेंसी टाइप। इसकी बात में ये प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी, यानी कि जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होगा ना, वो उसकी करेंसी क्या होगी, पाक रुपीस, इसका ये मतलब। ठीक है सर। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट की प्रीवियस असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं है, और यहाँ तक आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है अपना जो क्या उसे कहते हैं कॉस्ट सेंटर को इंशाल्लाह हम डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद हम जो PM उसको हम अलग कर देंगे इंशाल्लाह, और HR को हम अलग कर देंगे, और FI अलग हो जाएगा, और वेयरहाउस अलग हो जाएंगे कुछ टाइम तक, ताकि आपकी जो कंसर्न फील्ड है आप उस पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन करें। फिर इंशाल्लाह हम फिर सबको इकट्ठा कर लेंगे। ओके, तो जहाँ पे मुझे ज़रूरत है भाई आपको कंबाइन करना है, वहाँ पे आपको कंबाइन किया जाएगा। जहाँ पे मुझे लगे कि आपको अलग अलग करना है तो आपको सेपरेट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी इश्यूज हो आप प्लीज़ डिस्कस कर सकते हो। सर बस थैंक वो यू। पिछले वाला जो एडमिशन लेक्चर है वो आप काइंडली। हाँ, इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट जो लेक्चर्स है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। और आप ना मतलब कि क्लास मेंबर्स से जितने भी बॉयज़ हैं प्लीज़ कोऑर्डिनेशन किया करें, ताकि मतलब कि कोऑर्डिनेशन में होता है कि मुझे आइडिया हो जाए कि भाई आपको कहाँ तक इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, आपकी असाइनमेंट कहाँ तक पहुँची। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी असाइनमेंट। अगर आप असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम आगे के तो चलते जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप असाइनमेंट को बहुत वही ज़्यादा है सर। कंसंट्रेट करें। ओके, आज का जो एग्जैक्टली लेक्चर है, सर। प्रीवियस जो लेक्चर्स के नोट्स बनाए, इसके रोड मैप बनाए। देखिए SCP की जो वर्किंग है ना, ये बहुत शॉर्ट है, यानी कि आप ये समझिए कि 10 to 15 डेज में हम ये सारे काम कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन का और वर्किंग का। लेकिन जो रोड मैप है ना, इसको डिफाइन करने में बहुत टाइम लग जाता है, और यही असल चीज़ है। अगर आप इफेक्टिव रोड मैप नहीं बना सकते ना, देखें बिल्कुल। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, आपने डेटा कॉन्फ़िगर करना है, डेटा कहाँ से आएगा, वो यही तो असल चीज़ है।
भाई आपने कॉन्फ़िगर जो करनी है वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उसका सोर्स क्या होगा, उसको आपने कैसे मैनिपुलेट करना है, उसको कैसे आगे लिंक करना है बाकी डिपार्टमेंट के साथ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं रोड मैप। ये जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी फिर इंशाल्लाह हम आसानी के साथ सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसके डेटा एंट्री का भी काम करेंगे इंशाल्लाह, फिर हमें कोई ट्रबल नहीं होगी। ओके। देखिए अच्छा, सर, वरना क्या होगा, मतलब कि हम जब एससीपी के ऊपर जाएंगे, बोलेंगे सर जी ये डेटा कहाँ से है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से है, ये कहाँ से है, वो फिर इंसान वहीं पे उलझ जाता है ना, आगे समझ आती है पीछे की समझ आती है। ओके। तो अच्छे से नोट्स बनाए, फिर आप मुझे प्रेजेंट करें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपको काफ़ी मजा आएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, ठीक थैंक है यू सो जी। मच।